बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब। हमेशा की तरह सईद बलोच साहब, हमने गुज़श्ता वीलाग में कहा था कि हम जस्टिस हाशिम काकड़ के वाले से जो उन्होंने आज किया है, फवाद चौधरी की एक दरख्वास्त उनके सामने लगी हुई थी ज़मानत केस के। जस्टिस हाशिम काकड़ तो बाज़ाहिर ये बड़े कहते हैं कि वो चैम्पियन है आइन और कानून के, और इसके अलावा बुनियादी इंसानी हकूक़ के सिविल सुपरमेसी की वो बात करते हैं। लेकिन उस दरख्वास्त में जो उनके जब सामने गई तो उन्होंने ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखें 2 रोज़ कबल जब जुम्मे को वो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत हो रही थी, तो वो कितने रुकनी बेंच था। और यहाँ पर जब इतराज़ उठा के जी लाहौर हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच था, यहाँ पर 2 रुकनी बेंच है, फिर उन्होंने जस्टिस हाशिम काकड़ ने उसको आगे भेज दिया। इस पर बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ। फिर मैं आपको खबर दूंगा जस्टिस हाशिम काकड़ के हवाले से कि उन्होंने कुछ इज़हार भी किया है मखसूस हल्कों के सामने, अपने मखसूस दोस्तों के सामने, कि जो मखसूस नशिस्तों वाला केस था ना उसमें क्या हुआ और उन्होंने वोट किसके कहने पर दिया, दबाव में थे, वो मैं आपके सामने खबर रखूंगा। और दूसरा, आज वही हुआ जिसकी पूरे पाकिस्तान को 25 करोड़ आवाम को उम्मीद थी, तवक्को थी। एक रस्मी सा इजलास हुआ जी, जुडिशल कमीशन का बड़ा तन था कि जी इजलास होगा, पता नहीं सरदार डॉक्टर साहब को वोट नहीं पड़ेंगे, चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी पता नहीं क्या कर देंगे, बेंच के जो जुडिशल कमीशन के बाकी मेंबरान हैं वो बड़े सिविलियन सुपरमेसी के। और सबसे बढ़कर बात यार, ये जस्टिस शौकत सिद्दीकी, रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी, उन्होंने जस्टिस सरफराज जोहर को वोट दिया। कल शायद हम ये बात कर रहे थे, मैंने इसके ऊपर 1-2 ट्वीट भी लिखे हुए थे। तो मैंने उसमें यही कहा था, मैंने कहा जिस बंदे ने पीडीएम हुकूमत आने के बाद अपनी पेंशन और मराहत बहाल करवाई हो, अपना वकालत का लाइसेंस बहाल करवाया हो, फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से इंडस्ट्रियल कमीशन के ट्रिब्यूनल के वो चेयरमैन भी लग गए हो, उसमें की तनख्वाह भी मिल रही हो, फिर साथ आपको 30-40 करोड़ रुपया भी मिला हो, जो पिछले वाजबात थे आपके 2018 से लेके 2024 तक तमाम जो 6 साल की तनख्वाहें थी या पेंशन बनती थी, वो भी अगर आपको सारी मिली है तो फिर मुझे बताएं वो किसके खिलाफ वोट देंगे। अभी पिछले दिनों वो यहाँ नहीं यार, जमहूरियत के चैंपियन थे यार। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उन्होंने रावलपिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जाकर तकरीर की थी, जनरल बाजवा, वो पता नहीं फला वो इमरान खान का दौर नहीं था। इन्होंने तकरीर की थी 22 जुलाई 2018 को जी, यानी आम इंतखाबात से सिर्फ 3 दिन पहले। और वो तकरीर करने का मकसद दर हकीकत नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को रेस्क्यू करना था, क्योंकि उस तकरीर में इल्ज़ामात लगाए गए थे उस वक्त के DGISI के ऊपर, फौज के ऊपर और हसास इदारे यानी ISI के ऊपर जी। तो ये उस वक्त आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात DGISI के खिलाफ उस वक्त बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे थे, जनरल बाजवा के खिलाफ बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो शौकत सिद्दीकी साहब ने दर हकीकत नून लीग की मोहब्बत में अपनी सीट कुर्बान की थी, और उसका जो अजर है वो फिर हमने अब आकर देख लिया है। अब उनको पेंशन भी मिल रही है, साथ चेयरमैन का ओहदा भी है। और हमने तो ये देखा है, बल्कि वफाकी वजीर कानून, आप भी याद आपको होगा कि गुज़श्ता साल जब सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब को एडहॉक जज लगाया गया था, तो उन्होंने कहा था कि इनको तनख्वाह भी मिलेगी और इनको पेंशन भी मिलेगी, 2 चीजें। तो ये तनख्वाह भी ले रहे होंगे, पेंशन भी ले रहे होंगे। केस लेकर क्यों आए थे सुप्रीम कोर्ट यार? इतने जमहूरियत के चैंपियन थे। देखिए, ये तो फिर जब कितने जमहूरियत के चैंपियन हैं जो आज हमारी आंखों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, बेनकाब हुए हैं, इनके चेहरों से नकाब नोचे गए हैं। इमरान खान की जिद्दोजहद का और कुछ फायदा हो ना हो बशारत राजा साहब, एक फायदा हुआ है, और ये फायदा ऐसा है कि जिसने पाकिस्तान की लोअर जो क्लास है बिल्कुल निचला तबका, उससे लेकर एलीट क्लास तक सारे लोगों के आंखों के ऑपरेशन किए, और आंखों का ऑपरेशन ऐसा किया है कि अब हम और आम आवाम दीवार के आर पार देख लेते हैं कि किसकी नीयत क्या है, किसके इरादे क्या हैं, कौन किसके साथ खड़ा है, कौन ढकोसला कर रहा है, कौन हकीकत में अवामी और जमहूरी जिद्दोजहद कर रहा है। ये सारी चीज़ें अब हमें समझ आ जाती। तो ये जो जनाब हैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, ये भी एक्सपोज हुए हैं। और मुझे उस वक्त भी याद है कि जब इनको अरशद शरीफ साहब के अहले खाना ने इनको वकील बनाया था, तो मैं उस वक्त से ट्विटर पर लिख रहा था कि ये एक नालायक जज है, नालायक वकील है, क्योंकि वकालत का लाइसेंस बहाल होने के बाद पहला केस ही ये हार गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में।
तो मैंने कहा था कि ये वकील अरशद शरीफ साहब का केस ख़राब करेगा, इनको तब्दील करें, और बाद में वही हुआ। और अब तो अदील राजा साहब जो अरशद शरीफ साहब के प्रोड्यूसर भी रहे हैं, वो भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इन्होंने दर हकीकत अरशद शरीफ साहब का केस ख़राब करने की कोशिश की थी। बहरहाल अब ये नकाब इनके चेहरों पे चढ़े हुए थे, वो नकाब इमरान खान की जिद्दोजहद की वजह से वो उतर गए। अल्लाह भला करे इमरान खान साहब का। यार इमरान खान साहब का आपका नाम लिया है, मुझे खबर मिली है जो बैरिस्टर गौहर साहब के पास, आपको पता है मैं कलावा मार का बारी गया था। जी। वो खबर आपको नाज़रीन देंगे हम। अच्छा हाँ, तो अभी दे देना, जिक्र हो गया तो। अच्छा, वो खबर नाज़रीन पता क्या है? वो खबर ये है कि इमरान खान साहब के पास एक बंदा गया, ये अथेंटिक खबर में दे रहा हूं। इमरान खान साहब के पास एक बंदा गया, तो उन्होंने इमरान खान साहब को कहा गया, तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप बैरिस्टर गौहर साहब से जाकर मिल ले। बैरिस्टर गौहर साहब से जाकर मिले। मैंने बैरिस्टर साहब से पूछा कि वो बंदा आपके पास आया था, तो वो इमरान खान साहब के पास गया था, तो आपने उन्हें क्या जवाब दिया? फिर उन खबर ये है कि जो हमने गुज़श्ता 20 लाख में जो बात की थी ना, अगस्त में इमरान खान साहब की रिहाई होने जा रही है। रवा साल अगस्त में। चले, ये बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको शेयर कर रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हमने सीनियर सहाफ़ी फ़खर रहमान साहब की खबर आपके साथ शेयर की थी, उस पर तजिया भी दिया। और फिर उस खबर के आफ्टर शॉक्स इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, सियासी जमातें कैसे महसूस कर रही हैं, कैसे इमरान खान साहब को राज़ी करने की, उनके गोडे गिट्टे पकड़ने की कोशिश हो रही है कि खान साहब खुदा का वास्ता है मान जाए, तो वो खान साहब को मनाने की कोशिश हो रही है। और इसी वजह से इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक मुश्तरक किरदार जनाब चौधरी निसार अली खान साहब की खिदमात हासिल करने की कोशिश की गई। का बताया और अब बैरिस्टर गौहर खान के बकौल के अगस्त 2025 में इमरान खान साहब की मुमकिना रिहाई के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह जो भी मजीद डेवलपमेंट्स होंगी, अपडेट्स होंगी, हम मजीद जराए से, क्योंकि अब हमें एक टिप मिल गई है, एक खबर की हमें उसका एक यूं समझे कि सिरा मिल गया है। अब हम उसको मजीद खोजेंगे, मजीद खंगालेंगे, पेशरफ्त क्या हुई, कौन मिला, कैसे मिला, बातचीत क्या हुई, हुकूमत क्या कहती है, एस्टेब्लिशमेंट क्या कहती है, अमेरिका की जानिब से क्या दबाव था, इमरान खान साहब अपने असूली मौके पर मौजूद हैं, नहीं है, क्या वो कुछ पीछे हटने को तैयार है। जी वो हमने में बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया था, और उसके बाद खोज में था। मैं जैसे ही आपको पता है कि अंदर से बाहर है, तो मैं बैरिस्टर गौहर साहब को उनको कलावा मार कर ले गया। मैं उधर गाड़ी के उनके साथ, मैंने कहा सर ये खबर है, इसमें सदाकत कितनी है? उन्होंने कहा कि यार ये तुझे खबर किसने दी है? मैंने कहा सर मुझे पता चल चुका है, साफी का सोर्स नहीं पूछते और यही काम है, आप बताएं सर। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा हुआ है। बहुत बड़ी खबर, इंशाल्लाह आपको आगे भी अपडेट रखेंगे। अब आते हैं जनाब बशारत राजा साहब के। आज ना जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यार इन लोगों को परखना समझना इतना आसान है। ये ऐसे दिन की रोशनी में ना ये सारी चीजें इनकी बिखरी पड़ी होती है और आप उनको जज कर सकते हैं। अब सरफराज डोगर साहब मुतनाज़ा जज है और चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी आहिनी बेंच की जानिब से मामला आहिनी बेंच उसकी जानिब से मामला सदर पाकिस्तान को भिजवाया गया। सदर पाकिस्तान ने उस पर एक सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी। अब सीनियरिटी लिस्ट जारी हुई तो उसके साथ ही आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपनी जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो भी दायर कर दी है। तो सरफराज डोगर साहब की किस्मत अभी भी डामाडोल थी, तनाजा बन सकता था। अब उस तनाजे को हल कैसे किया जाए, कोई ऐसा तरीकाकार इख्तियार किया जाए कि हम पकड़े न जाएं और हमारे लिए मुश्किलात ना हो, मज़ाहमत ना हो, बहुत ज्यादा तनकीद ना हो। तो हल क्या निकाला गया? हल ये निकाला गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला बिल्कुल आखिर पे रखा गया। आखिर में रखने का मकसद क्या था? आखिर में रखने का मकसद ये था, पहले पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस अतीक शाह साहब को मुस्तकिल कर दिया गया। फिर हुआ बलूचिस्तान हाई कोर्ट कायम मकाम चीफ जस्टिस रोजी खान बड़ीच, उनको मुस्तकिल कर दिया गया। फिर आ गया जनाब आपका सिंध हाई कोर्ट का, तो वहां पर भी कायम मकाम चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार साहब थे, उनको मुस्तकिल चीफ जस्टिस बना दिया गया। अब सबसे आखिर में रखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला। अब ये जो पहले कायम मकाम चीफ जस्टिस को मुस्तकिल किया गया ना, इससे दर हकीकत ही एक ग्राउंड बनाने की कोशिश की गई कि देखें जी, हमने तो डोगर साहब को कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं दी, हमने तो उनको दूसरों से अलग थलग तराजू में हमने तो नहीं तोला। जो जैसा मेयार हमने दूसरों के लिए रखा वही हमने डोगर साहब के लिए रखा। वहां हमने एक कायम मकाम चीफ जस्टिस को मुस्तकिल कर दिया पेशावर में, हमने बलूचिस्तान में भी यही किया, हमने सिंध हाई कोर्ट में भी यही किया। और अब देखें एक प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसके मुताबिक भी यही चलते हैं कि हम सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना देते हैं। तो ये पॉलिसी लेकर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान चला, लेकिन मेरे ख्याल में जुडिशल कमीशन
पकड़ा गया। और अगर हम जैसे कोर्ट रिपोर्टर इन चीज़ों को समझ सकते हैं, परख सकते हैं, तो मुझे बताएं कि जो लोग इस सारे खेल के अंदर मौजूद हैं खिलाड़ी के तौर पे, उनको तो हमसे बहुत ज़्यादा मालूमात भी हैं, बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ का भी इल्म है, बहुत सारे जो दीगर अवामिल उनके इर्द गिर्द हो रहे होते हैं वो उससे भी बाखबर होते हैं, तो उनके पास तो फिर पहले से ही उनको शायद पता हो कि कौन बन रहा है। बहरहाल सरफराज डोगर साहब के खिलाफ अभी भी दरखास्त इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इसी वजह से वोट नहीं दिया। और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब अब मुमकिन तौर पे अपील के जो बेंच बनेगा उसमें बेंच के सरबराह बनेंगे। उसकी एक और भी वजह है, अब जो ये जनाब जमाल मंदोखेल साहब, ये जब से मोहम्मद अली मजहर साहब, फौजी कटिंग वाले मोहम्मद अली मजहर साहब, जब से इनको 5 रुकनी आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया ना, तो मैं महसूस करता था कि फौजी कटिंग उन्होंने करवाई हो या बाकी हमारा कोई मकसूद नहीं है। मतलब जब से 26वीं तरमीम मंजूर हुई है राजा साहब, जस्टिस जनाब मोहम्मद अली मजहर साहब यार मुसलसल वो फौजी कटिंग करवा के आते हैं। और देखिए अवाम का गम और गुस्सा तो ये था कि इस हवाले से कुछ लोग मजाकन ये बात करते थे कि यार लोगों ने फौजी कटिंग करवानी छोड़ दी क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका आजकल वो जमहूरियत वाला एक और बात भी है ना कि मैं फनून लतीफा के भी बड़े वो दादा है। बताया गया मुझे कि उनके घर जो मेहमान जाते हैं दूर दराज से, तो वो ढोलकी भी बड़ी अच्छी बजाते हैं। ये देखे ना, ये तो अब आपने एक एक्स्ट्रा टैलेंट उनका बता दिया। वैसे किसी दिन हम कोशिश करेंगे कि अगर उनके साथ कोई मुलाकात हो तो। नहीं, ये रियली मैं आपको बताऊं, ढोलक सुनेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं कि वो ढोलकी बड़ी अच्छी बजाते हैं। तो जनाब अब चूंकि मोहम्मद अली मजहर साहब, फौजी कटिंग वाले मोहम्मद अली मजहर साहब को आईनी बेंच का एक बार सरबराह बना दिया गया था, वो यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के सीनियरिटी वाले मामले पर। तो मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब आपको मखसूस नशिस्तों वाले केस में एक दूसरे को चोंच मारते हुए दिखाई देते थे। वो उधर से बात करते थे, मिलिट्री कोर्ट्स वाले में भी वो उधर से मंदोखेल साहब बहुत बात करते थे, इधर से मजहर साहब काउंटर करते थे, मजहर साहब बात करते थे तो मंदोखेल साहब काउंटर करते थे, तो टसल ये चल रही थी। तो अब मंदोखेल साहब ने खुद ही बता दिया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी वाली अपीलों में वो आईनी बेंच के सरबराह के तौर पर सामने आ रहे हैं। 5 रुकनी ये बेंच बनेगा और ये 5 रुकनी बेंच बल्कि लार्जर बेंच बनेगा। जैसा आशा मलिक भी हो सकती है। जी, 5 रुकनी इस वजह से क्योंकि मरकजी केस में 5 रुकनी था, तो अपील में उससे बड़ा बेंच जो है वो बनता है। अगर नजर सानी होती तो बेंच की कंपोजिशन वही रहती है। बहरहाल अब जमाल मंदोखेल साहब का शुक्रिया कि उन्होंने भी आज एक बड़ी खबर वैसे दे दी है। तो अब ये जो तैनाती का मामला था ना सरफराज डोगर साहब का, अब वो हल ये किया गया कि यार एक फार्मूला रख के ना सबको उसी के जरिए चीफ जस्टिस तैनात करने की कोशिश करते हैं। एक ही तराजू में सबको तोलते हैं और सबको तोलने के साथ साथ जनाब सरफराज डोगर साहब को भी तोल देंगे और इसी तरीके से कोई हमारा जुगाड़ लगेगा और सरफराज डोगर साहब बन जाएंगे। तो सरफराज डोगर साहब बन गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को वोट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों अरकान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को वोट दिया और इसके अलावा मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को मजमूई तौर पर 4 वोट मिले, जबकि डोगर साहब को मजमूई तौर पर वोट मिले हैं 9। और उसमें मुमकिन तौर पे जनाब मेरे ख्याल अमीनुद्दीन खान साहब का वोट उनको गया। अच्छा, मजे की बात आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया कि आज भी सरफराज डोगर साहब को 9 वोट थे। अगर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का वोट ना होता तो सरफराज डोगर साहब आज भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना बनते, क्योंकि आपको सादा अक्सरियत हर सूरत दरकार है। और सादा अक्सरियत 8 और 8 16, चूंकि 16 मेंबरान थे तो 8 और 8 16 के साथ आपको कम अज कम 9 वोट लेने थे और 9 वोट लेकर ही डोगर साहब बने हैं। तो एक बार फिर अदलिया के लिए स्याह दिन कि खुद को वोट देने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन ने अब आगे एक और ऐसे मुतराजा शख्स को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात करवा दिया है जो एक सियासी जमात को निशाना बनाने में भरपूर तरीके से सहूलतकारी कर रहे हैं। उनके मुकदमात दबा कर बैठ गए हैं, पेपर वेट बन चुके हैं। इमरान खान के मुकदमात, उनके कारकुनों के मुकदमात, उनकी अहलिया के मुकदमात, उनकी मरकजी अपीलें, हर चीज़ ऐसे दबा दी गई है। और सरफराज डोगर साहब हमें वही मामला है। अब आते हैं अगली स्टोरी के। जैसे हाशिम काकड़ साहब ने सुबह क्या किया यार। देखिए हाशिम काकड़ साहब का ये रवैया देखकर मैं बड़ा हैरान हूँ। मैं चूँकि बलूचिस्तान मेरे अजदाद की सरजमीन है और मैं इस बात पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि गुज़श्ता कम अज़ कम जो 4-5 जज सुप्रीम कोर्ट आए हैं ना बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, वो सारे उन सब ने हमारा सर शर्म से झुकाया है। वो काजी फायज़ ईसा हो, जमाल मंदोखेल हो, नईम अख्तर अफगान हो या अब हाशिम काकड़ साहब हो,
किसी ने भी बलूचिस्तान का सर फख्र से बुलंद नहीं किया। पिछले दिनों जब ये फैसला दिया जो मखसूस नशिस्तों वाला, तो उस पर भी बलूचिस्तान बार काउंसिल सरापा एहतजाज है। फिर जो सीनियरिटी वाला मामले पर फैसला आया, उस पर भी बलूचिस्तान बार काउंसिल सरापा एहतजाज है। तो बताएं कि फिर ये जज साहबान ये किस तरह इन्होंने किया कि ये देखें, वो मखसूस नशिस्तों वाला केस फैसला मरकजी जो 13 रुकनी बेंच था, यहाँ 10 रुकनी बैठकर फैसला करता, तो जस्टिस हाशिम काकड़ वहां नहीं बोले और आज उन्होंने उधर भेज दिया। बिल्कुल ठीक बात, मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया था और मैंने कहा था ये अजीब, एक अदालत और दो ज़ाब्ते जी के मखसूस नशिस्तों वाले केस में 13 रुकनी फुल कोर्ट का फैसला था और उसमें आपने ये कहा कि 10 रुकनी बेंच इसको सुन सकता है और फैसला दे सकता है। कहीं कोई पाबंदी नहीं है कि बेंच जो है वो 13 रुकनी ही होना चाहिए। हालांकि पहली समाअत पर इन जजेस ने खुद कहा था कि 13 रुकनी बेंच इसको सुनेगा। जब ये जनाब हामिद खान साहब ने बेंच की तश्कील पर एतराज किया था, उसमें कहा था इन्होंने कि भाई ये 10 हमने अददी तादाद बराबर रखी है और हम हतमी फैसले में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब की ओपिनियन को भी शामिल करेंगे। तो इस तरह ये बेंच 13 रुकनी ही है, आप परेशान ना हो। और ये हमने अददी तादाद पूरी रखी है, तो अददी तादाद पूरी रखी गई। हाशिम काकड़ साहब उसमें ऑन बोर्ड थे। बाद में 10 रुकनी बेंच था तो वो उसमें भी ऑन बोर्ड थे, क्योंकि आखिरी समाअत के मौका पर हामिद खान साहब ने, जब सलाउद्दीन पंवर साहब अलग हुए थे, तो हामिद खान साहब ने कहा था कि ये बेंच अब 10 रुकनी है, इसको आप कम से कम 12 रुकनी तो करें या 11 रुकनी कर लें अगर आपने जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब की ओपिनियन शामिल करनी है। लेकिन नहीं किया गया। उस वक्त भी जब मंदोखेल साहब ने, हाजी अमीन साहब ने और फौजी कटिंग वाले मोहम्मद अली मजहर साहब ने दरखास्तें हामिद खान साहब की इस्तदा रद्द की थी, तो हाशिम काकड़ साहब उस वक्त भी नहीं बोले, ये उस वक्त भी ऑन बोर्ड थे। तो जहां फुल कोर्ट का फैसला 10 रुकनी बेंच रद्द कर सकता है, उसको आप आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त करार देते हैं। तो हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच अगर अपील सुने तो वो खिलाफ कानून हो गई है। आपने ज़ाब्ते बदल लिए सिर्फ इस वजह से, क्योंकि अगर आज फवाद चौधरी वाले केस की समाअत हो जाती ना बशारत राजा साहब, और इस बात का इकरार खुद किया हाशिम काकड़ साहब ने, जब फवाद चौधरी ने कहा कि देखिए सर, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना भी फैसला है, साबिक चीफ जस्टिस मियां जनाब आसिफ सईद खोसा साहब का, कि एक वकूआ की सिर्फ एक FIR होगी और उस जगह होगी जहां जिस इलाके में वो वकूआ सरजद होगा। उसके बाद देखें, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि एक वाक़े की एक FIR या एक मुकदमा होना चाहिए, लेकिन यहाँ PTI के खिलाफ, या उन्होंने अपनी मिसाल मेरे खिलाफ 35 मुकदमात बनाए गए हैं एक ही वकूआ के ऊपर। तो उस पर फिर हाशिम काकड़ साहब ने भी इत्तेफाक किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुकदमा तो एक ही होना चाहिए और उस जगह होना चाहिए जहां पहली FIR दर्ज की गई, उस FIR के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस पर ये अगर आज कार्रवाई आगे चलती और इस कार्रवाई के आगे बढ़ने से होता क्या कि ये सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह देती कि 9 मई वाक़यात में जितने भी मुकदमात हैं उनमें सिर्फ पहले ही FIR के तहत ही कार्रवाई आगे चलेगी, दीगर तमाम मुकदमात जेली है और इन मुकदमात को वापस लिया जाए या सुप्रीम कोर्ट इन मुकदमात को ख़त्म कर दे अपने ऑर्डर के ज़रिए, तो फिर होता क्या, PTI की आधी से ज्यादा क़यादत बाहर आ जाती। जी बिल्कुल, PTI को सबसे ज्यादा फायदा होता कि ये जेली मुकदमात खत्म हो गए। इमरान खान साहब के खिलाफ 200 से ज्यादा मुकदमात है, टोटल कोई पीछे 5 या 10 मुकदमात बचते, वरना सारे बाकी मनगढ़ंत जेली झूठे बेबुनियाद मुकदमात है PTI के इमरान खान के खिलाफ, उनके कारकुनों के खिलाफ, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इसके अलावा जनाब शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी, इसके अलावा साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा। अब देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो 9 मई के वाक़यात के रोज कराची में मौजूद थे, उनकी अहलिया का इलाज चल रहा था वहां पर और वो अहलिया के पास मौजूद थे, वो लाहौर में थे ही नहीं और उनको लाहौर के मुकदमात में डाला हुआ है। तो आज अगर ये मुकदमात क्वैश हो जाते, खत्म कर देती सुप्रीम कोर्ट, तो शाह महमूद कुरैशी साहब शायद शाम तक बाहर आ जाते, रिहा हो जाते। तो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इससे बराह रास्त फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचता, PTI को पहुंचता, उनके रहनुमाओं को पहुंचता, उनके कारकुनों को पहुंचता। 9 मई का पूरा बयानिया दबड़दोज हो जाता अगर आज हाशिम काकड़ साहब इसके ऊपर ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ, बहादुरी के साथ और आईनी और कानूनी टेक्निकलिटीज के पीछे जाने की बजाय अगर ये उस पर फैसला उसी वक्त कर देते तो लाखों हजारों लोगों का, सैकड़ों खानदानों का इसमें भला हो जाता, लेकिन नहीं किया। तो उसकी वजह मुझे तो फिर यही समझ आती है कि सिर्फ PTI को चौंके रगड़ा लग रहा है और PTI को इससे फायदा होता, तो इसलिए PTI को ही एक बार फिर निशाना बनाया गया। और जब हाशिम काकड़ साहब ने आज ये वादे कर दिया है
कि वो आइन और कानून और जमहूरियत के साथ नहीं खड़े, बल्कि वो किसी और के साथ खड़े हैं, किसी और से मैं खबर देता हूं आपको। जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला लिया है। तो अब जरा वो एक्सक्लूसिव खबर असल में सईद बलोच साहब, आपने यहाँ पर कमेंट्री करते हुए एक जिक्र किया कि मेरे अजदाद का तल्लुक बलूचिस्तान से है और मुझे अफसोस होता है, मेरा सर शर्म से झुक गया है। जी। आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान की सरजमीन मुज़ामतकारों की सरजमीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन वो कौन से लोग हैं जो मुज़ामतकार है? वो आम लोग हैं। अब देखिए कि जो एलिट क्लास है बलूचिस्तान की, वो सेनेट में हो, वो कौमी असम्बली में हो, वो जजेस हों, वो हमेशा ताकत के साथ के, हमेशा से ताकत के साथ है। उन्होंने हमेशा से जो वो फैसले सादर किए जो ताकतवर कहते रहे। अब यहाँ पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से खबर ये है, नाज़रीन आपको बताता हूँ मैं, कि जब काजी फाइज साहब का तल्लुक बलूचिस्तान से है, जी। जब काजी फाइज साहब का जिक्र हुआ अगले रोज़ जब मखसूस नशिस्तों के समात के दौरान, तो उस वक्त जस्टिस जमाल मंदोखेल और दीगर लोगों ने कहा कि जी वो तो रिटायर्ड होकर नहीं होना चाहिए। फिर काजी फाइज साहब ने अप्रोच किया, मेरे जो जराए हैं उनका कहना है कि उन्होंने अप्रोच किया बलूचिस्तान से तल्लुक रखने वाले जजेस को, और उनके कहने पर यह सारा मामला हुआ, उनके दबाव पर ये जज साहबान गुस्से में आए। इन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, और जब इनका हल्फ ये कहता है कि आप किसी के अदावत, दुश्मनी, रंजिश, रग़बत, ये खबर है जो मैंने आपको दी है, और मैं काफ़ी दिनों से इस पर लगा हुआ था कि यार असल में मामला क्या है। जस्टिस हाशिम काकड़ बुलंदो बांग उनके जो फैसले आए, बड़े अच्छे फैसले दिए उन्होंने। आखिर वजह क्या है यार कि जैसे हाशिम काकड़ इतने सीख पा क्यों हुए यार? फिर मुझे ये पता चला कि ये जब काजी फाइजा का नाम लिया गया तो फिर अप्रोच हुए, फोन कॉल्स हुए, मामलात हुए, फिर कहा गया ठीक है। उसके बाद वो उस तरफ उन्होंने रिफ्ट की और जाकर देखिए पलटा खाया। मतलब के हाशिम काकड़ साहब के रिटायर्ड मेंटोर जो हैं जी, उस्ताद उनके, वो अब आइन और कानून से भी बालातर हैं। उनके बारे में बात करना जुर्म है, अगर आप बात करेंगे तो आपके खिलाफ फैसला आ जाएगा। ये हाँ, और उस दिन मुझे याद है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा था कि अदलिया से अपने हक में फैसला लेने का एक तरीका ये भी होता है कि आप चापलूसी करें, आप जजेस की खुशामद करें, उनकी चापलूसी करें। जमाल मंदोखेल ने कहा, जमाल मंदोखेल साहब, तो ये इन जजेस का मेयार है। ये इन जजेस ने आइन और कानून की बालादस्ती कायम की है। ये इन जजेस ने जो बलोचिस्तान से आए हैं, ये इन्होंने हमारा सर फखर से बुलंद किया। तो मैं बतौर बलोच जिनका, क्योंकि ये बात नहीं है ना सर, सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये जो सोसाइटी में इतने ऊपर लेवल पर आकर गिने चुने लोग, मैंने पहले बता दिया, सैकड़ों हजारों वकील होंगे बलोचिस्तान में, उनमें से कितने 3-4 लोग आए हैं, और उन 3-4 लोगों ने अगर बलोचिस्तान का नाम डबो दिया है तो मैं उसके ऊपर क्यों ना चीखूं, क्यों ना चिल्लाऊं? भाई मेरे अजदाद की सरजमीन है यार, आप पूरे सूबे की आप बदनामी का बायस बन रहे हैं। इससे पहले क्या काजी फायजी सा कम था जी, उसकी वजह से जो कालक बलूचिस्तान के माथे पर लगी है, वो कलंक का टीका सारी जिंदगी आप बैठ के साफ करें वो साफ नहीं होगा। और अब जो बाद में नगीने आए हैं छोटे छोटे काजी फायजी सा, वो माशाल्लाह से उनसे भी आगे जा रहे हैं। चले जी, आज किसी ने अपनी कब्र में जाना है और वहां पर कोई किसी के लिए लालटेन नहीं जलाएगा। मुझे और सईद बलोच साहब को इजाजत दीजिए, हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मजीद खबरों के साथ कि इमरान खान साहब के साथ मामलात कहाँ तक पहुँच रहे हैं, और इंशाअल्लाह जैसे ही हमारे पास खबर पर, जो हम आपको खबर देते हैं ना, ये ठंडे खबर देते हैं, हम किसी की तरह वो नहीं कहते कि यार ये हो गया वो हो गया ऐसा, वो हम हवाई नहीं छोड़ते। मुझे और सईद बलोच साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।